हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एजुकेशन पे में। आशा करता हूं दोस्तों कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, जो भी बच्चे यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आज का ये सामान्य ज्ञान से संबंधित ये वीडियो आपको ध्यान से ज़रूर देखना है, क्योंकि सभी ऐसे प्रश्न आज हमने इस वीडियो में लिए हैं जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। दोस्तों, वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा। बहुत सारे ऐसे पॉइंट बताऊँगा बीच बीच में जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों, परीक्षा के लिए आपका समय थोड़ा कम बचा है। फरवरी माह में आपकी परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। फिर भी आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, मेहनत करते रहिएगा। यदि आप देखिए लगातार अभ्यास करते हैं, लगातार आप मेहनत करते रहते हैं, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं इसी क्रम में अपने प्रश्नों की ओर। और दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और जो भी बच्चे यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आप मामा का लड़का हो, आपके फूफा का लड़का हो, या कोई रिलेशन में हो, कोई आपका दोस्त हो, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए, आप उन तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने सबसे पहले प्रश्न की ओर। और सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन पर। कह रहा है कि अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी से कहां पर मिलती है। चलिए, तो कमेंट कर दीजिएगा कि सही आंसर इसका क्या होगा। चलिए ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि चंपावत में, प्रयागराज में, देहरादून या फिर देवप्रयाग में। चलिएगा, तो चलिए यहां पर आपको समझना है कि जो अलकनंदा नदी है भारत में भागीरथी नदी से कहां मिलती है। चलिए, तो जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा देवप्रयाग में। ऑप्शन डी के साथ में हमारा राइट आंसर चला जाएगा। जो अलकनंदा नदी है वो भागीरथी नदी में कहां पर मिलती है? देवप्रयाग, उत्तराखंड में मिलती है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया हो। चलिए चलिए अब देखिए कुछ ऐसे पॉइंट जो आपके एग्जाम के लिए आवश्यक हैं, और इस कंसेप्ट को हम पूरा समझेंगे, इसके बाद में आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो देखिए जैसे आपका देवप्रयाग है, इसी तरह नंदप्रयाग हो गया, कर्णप्रयाग है, रुद्रप्रयाग है और प्रयागराज है। तो यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए किस प्रकार से प्रश्न बनता है, समझ लीजिएगा थोड़ा सा। प्रश्न पूछा जाता है कि नंदप्रयाग पर कौन सी नदी मिलती है अलकनंदा से, रुद्रप्रयाग पर कौन सी नदी मिलती है अलकनंदा से। तो चलिए समझते हैं यहां पर कि कौन कौन सी नदियां प्रयाग का निर्माण करती हैं। चलिए, तो सबसे पहले देखिए आपकी ये है अलकनंदा नदी, समझिएगा। तो देखिए जहां पर पिंडार नदी मिलती है, पिंडार नदी, नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, आपको याद बना रहेगा, सुनते चलिएगा और साथ में हो सके तो नोट भी कर लीजिएगा। तो जहां पर अलकनंदा से पिंडार नदी मिलती है उसको बोलते हैं हम कर्णप्रयाग। क्या बोलते हैं? कर्णप्रयाग। ठीक है, इसके बाद देखिए ये आती है आपकी नंदाकिनी, नंदाकिनी नदी। ठीक है, जहां पर नंदाकिनी नदी अलकनंदा से मिलती है उसको बोलते हैं नंदप्रयाग। ठीक है, नंद से नंदाकिनी नदी, समझ गए ना, नंदप्रयाग हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में जहां पर मंदाकिनी नदी मिलती है, मंदाकिनी नदी, जहां पर मंदाकिनी नदी मिलती है उसको बोलते हैं रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग। और जहां पर भागीरथी नदी मिलती है उसको बोलते हैं देवप्रयाग, जैसा कि आपका प्रश्न है। अब प्रयागराज की बात करते हैं। तो देखिए प्रयागराज में वैसे तो दो नदियां मिलती हैं, लेकिन माना जाता है कि सरस्वती भी यहां पर गंगा से मिलती है। ठीक है, तो प्रयागराज में कितनी नदियों का संगम है? 3 नदियों का संगम है। एक तो आपकी यमुना हो गई जो गंगा से मिलती है, और सरस्वती मानी जाती है। चलिए इसी क्रम में दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यदि आपको यह समझ में नहीं आया है, वैसे समझने लायक उसमें कुछ है नहीं, आपको थोड़ा सा याद रखना है। यदि कोई भी चीजें आपको यहां पर समझ में नहीं आती हैं तो आप कमेंट में डाल दीजिएगा, जो भी आपको समझ में नहीं आता है। जो भी समस्या होगी आपकी उसका निवारण किया जाएगा आपका अगला जो भी प्रैक्टिस सेट होगा। तो चलिए दोस्तों दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए, यदि आपको लगा हो कि ये सभी आपके एग्जाम के लिए अच्छे प्रश्न हैं, और यदि आपने प्रीवियस ईयर के जो आपके एग्जाम हुए हैं शायद आपने सेट देखा होगा, तो कुछ इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों एक लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, कह रहा उत्तर प्रदेश और आसपास के क्षेत्र की महिलाओं द्वारा बरसात के मौसम में गाया जाने वाला एक लोकगीत कौन सा है? ऑप्शन ए बिहू है, दस कठिया है,
कजरी है और भुता। चलिए, तो बेटा बिहू की बात करते हैं। बिहू कहां का लोक नृत्य है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिहू से कई बार प्रश्न बन चुका है, याद रखिएगा। तो बिहू जो लोक नृत्य है वो है असम का। ठीक है, असम का लोक नृत्य है। यदि आपसे पूछा जाता है कि बिहू का आयोजन साल में कितने बार होता है, तो 3 बार होता है। जो बिहू है इस एक लोकगीत भी है, बिहू त्योहार भी मनाया जाता है, और बिहू क्या है? आपका लोक नृत्य है। याद रखिएगा, साल में इसका 3 बार आयोजन किया जाता है। ठीक है, 10 कठिया। 10 कठिया की बात करते हैं तो 10 कठिया, ये आधा सा नहीं, यहां पर 10 कठिया है। ठीक है, तो जो 10 कठिया लोक नृत्य है यह है बेटा उड़ीसा का। उड़ीसा का लोक नृत्य। चलिए चलिए, मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं कि उड़ीसा में कौन सा मंदिर है जो प्रसिद्ध है? चलिए बताइएगा, जो सूर्य के लिए समर्पित है। कमेंट में डाल दीजिएगा, यदि आपको आ रहा है तो कमेंट में डाल दीजिएगा। चलिए, अगला है कजरी। कजरी है बेटा मिर्जापुर का, मिर्जापुर का लोकगीत। भुटा, भुटा की बात करते हैं तो यह है तमिलनाडु। तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया। ठीक है, और केरल का लोकगीत है। चलिए, तो जो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जो आपका उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर, मिर्जापुर में गाया जाता है कजरी लोकगीत। तो ऑप्शन सी यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा यदि आपसे पूछता है कि कजली, कजली कहां का लोकगीत है, तो कजली है बेटा महोबा। याद रखिएगा, महोबा का। इन दोनों में आप अंतर नहीं कर पाते हैं और यहीं पर आप प्रश्न को गलत करके आ जाते हैं। ठीक है, तो कजली कहां का है? महोबा का है, और कजरी है मिर्जापुर का। तो ऑप्शन सी यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए, इसी क्रम में अगला प्रश्न। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, बर्मा के भारत से अलग होने के समय भारत का वायसराय कौन था? चलिए, ऑप्शन ए है लॉर्ड विलिंगटन, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड कैनिंग और लॉर्ड लिनलिथगो। चलिए, तो सबसे पहले बढ़ते हैं आंसर की ओर, और इसके बाद समझेंगे कि कौन कौन से यहां पर ऐसे पॉइंट हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी के साथ में हमारा राइट आंसर चला जाएगा। चलिए, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए, लिनलिथगो। तो बेटा यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा वायसराय था जो सबसे लंबे समय तक वायसराय रहा है, तो वो थे लॉर्ड लिनलिथगो। सबसे लंबा समय तक कार्यकाल रहा है इनका। ठीक है, सबसे लंबे समय तक। याद रखिएगा, पूछा जाता है कि कौन सा वायसराय था जिसका कार्यकाल सबसे लंबे समय तक रहा है, तो वो थे लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, लॉर्ड लिनलिथगो थे। देखिए, इनका जो समय रहा है वो रहा है 1936 से 1943 के बीच में। ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए, लॉर्ड विलिंगटन, लॉर्ड विलिंगटन की बात करते हैं तो इनसे देखिए कैसे प्रश्न बनते हैं। यहां पर देखिएगा, इंपोर्टेंट है, नोट जरूर कर लें इसको। चलिए, तो लॉर्ड विलिंगटन का समय जो रहा है वो रहा है 1931 से 1936 तक। ठीक है, इनके कार्यकाल में विशिष्ट चीज क्या रही, ऐसी विशेष बात क्या रही, समझिएगा, जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। एक तो याद रखना है आपको कि जो दूसरा और तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो किसके कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड विलिंगटन के समय में। ठीक है, इसके बाद में देखिए पूना समझौता, पूना समझौता ये भी किसके समय में हुआ था? लॉर्ड विलिंगटन के समय में। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। देखिए, जैसे जो प्रश्न बना था, सुन लीजिएगा आप। पूछा गया था कि 1857 की क्रांति के समय भारत का वायसराय कौन था? तो आंसर गया था लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, इसी प्रकार से विलिंगटन से भी प्रश्न यहां पर बन सकता है। प्रश्न बन सकता है कि दूसरा और तीसरा गोलमेज जब सम्मेलन हुआ था तो भारत के उस समय वायसराय कौन थे? तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा देखिए, यदि आपसे पूछा जाता है कि खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे, तो याद रखिएगा लॉर्ड रीडिंग। असहयोग आंदोलन, ठीक है, असहयोग आंदोलन कब पारित किया गया था? याद रखिएगा 1 अगस्त 1920 को, 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी के द्वारा
असहयोग आंदोलन पारित किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए जो मैंने पॉइंट बताए हैं वो सभी इंपॉर्टेंट हैं, नोट जरूर कर लीजिएगा। और देखिए और भी एक पॉइंट है यहां पर आपको जो याद रखना है, पूछा जाता है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, और इसी प्रश्न को घुमा फिराकर पूछा जाता है कि भारत का आजादी के समय गवर्नर जनरल कौन था। तो याद रखिएगा आजादी के समय और अंतिम लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, बेटन। यदि आपसे पूछा जाता है कि स्थानीय स्वशासन के जनक किसको बोला जाता है, ठीक है, तो लॉर्ड रिफन को बोला जाता है, याद रखिएगा इसको। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए बहुत अच्छे प्रश्न हैं दोस्तों आज के सभी प्रश्न। देखिए ऐसे प्रश्न हैं जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं, तो याद रखिएगा ये प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। और सिर्फ देखिए यहां पर मेरा उद्देश्य आपको सिर्फ प्रश्न हल करवाना नहीं है, मेरा उद्देश्य है कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। जो प्रश्न आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है वो सभी प्रश्न मैं यहां पर बताऊंगा। बस आपको एक काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चाहे वो देखिए हिंदी हो या फिर जीके हो। साथ में हम जीके में देखिए उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान से संबंधित भी प्रश्न कर रहे हैं, क्योंकि देखिए 4-5 प्रश्न के लगभग आपके एग्जाम में उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के भी बनेंगे। तो कोशिश यही की जा रही है हमारे द्वारा कि आपका एक भी प्रश्न एग्जाम में छूट ना पाए। तो यदि आप चाहते हैं कि आप सफल हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जो भी साथीगण आपके पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कांस्टेबल एग्जाम की, तो उन तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिएगा। चलिए प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है कि वल्लभी मंदिर की वास्तुकला किस शैली की उपश्रेणी है। चलिए ऑप्शन है आपके सामने, द्रविड़ शैली, नागर शैली, पाल शैली, बेसर शैली। चलिए तो कमेंट कर दीजिएगा आंसर क्या होगा इसका। तो देखिए मंदिर निर्माण की भारत में 3 शैलियां प्रचलित हैं। चलिए समझिएगा यहां पर 3 शैलियां प्रचलित हैं। एक तो आपकी होती है नागर शैली, नागर शैली, दूसरी होती है बेसर शैली, और तीसरी है द्रविड़ शैली। अब प्रश्न यहां से बनता है कि मंदिर निर्माण कला का जन्म किस काल के दौरान हुआ था। प्रश्न बनता है, समझिएगा, फिर से सुन लीजिएगा, कि मंदिर निर्माण कला का जन्म भारत में किस काल में हुआ था, किस युग में हुआ था। तो याद रखिएगा जो आंसर जाएगा गुप्त काल। ठीक है, गुप्त काल में मंदिर निर्माण की कला का सबसे पहले जन्म हुआ था। ठीक है, और यहीं से मंदिर निर्माण की 3 शैलियों का जन्म हुआ है। वो थी नागर शैली जो उत्तर भारत में प्रचलित है, बेसर शैली जो मध्य भारत में प्रचलित है, और द्रविड़ शैली जो दक्षिण भारत में प्रचलित है। चलिए ऐसे समझिएगा कि जो आपका जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर से लेकर, या बोल सकते हैं कि हिमालय से लेकर विंध्याचल तक का भाग, विंध्याचल पर्वत तक का भाग, ठीक है, नागर शैली में मंदिर बनाए जाते हैं। जो आपका हिमालय से लेकर विंध्याचल पर्वत तक का भाग है, यहां पर बनाए जाते हैं नागर शैली में मंदिर। बेसर शैली कहलाती है, बेसर शैली में जो मंदिर बनते हैं वो विंध्याचल से लेकर जो आपका कृष्णा गोदावरी तक का एरिया है, ठीक है, कृष्णा गोदावरी तक का, यहां तक का कृष्णा गोदावरी तक का एरिया है, यहां पर जो मंदिर बनाए जाते हैं वो बेसर शैली में बनाए जाते हैं। और जो आपका दक्षिण भारत कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक के जो मंदिर बनते हैं वो द्रविड़ शैली में मंदिर बनाए जाते हैं। अब देखिए जो प्रश्न यहां से बनते हैं, पूछा जाता है कि मध्य भारत में के मंदिर किस शैली में बनाए जाते हैं। तो आपका जो आंसर होगा बेसर शैली। ठीक है, इसके अलावा देखिए नागर शैली से संबंधित कौन कौन से मंदिर हैं, बेसर शैली से संबंधित कौन कौन से मंदिर हैं, और द्रविड़ शैली से संबंधित कौन कौन से मंदिर हैं। चलिए देखिएगा इसको। तो देखिए जो नागर शैली के प्रचलित मंदिर हैं, एक तो उड़ीसा के मंदिर, जैसे लिंगराज मंदिर हो गया आपका, लिंगराज मंदिर। ठीक है, इसके अलावा जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर जो उड़ीसा के पुरी जिला में है। ठीक है, इसके अलावा देखिए नागर शैली के मंदिर कौन कौन से हैं। एक तो आपका भूमरा शिव मंदिर हो गया, थोड़ा सा मैं यहां पर जगह बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, स्पेस थोड़ा सा अपने पास कम है बेटा, पर समझाना मुझे ज्यादा है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है यहां पर। चलिए फिर भी
हम मैनेज कर लेंगे। चलिए, तो देखिए इसके बाद नागर शैली के कौन कौन से मंदिर हैं समझिएगा। अभी मैंने आपको बताया कि जो उड़ीसा के मंदिर हैं, एक तो जैसे लिंगराज मंदिर हो गया जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोणार्क मंदिर हो गया और जगन्नाथ मंदिर। उड़ीसा के मंदिर बेटा जैसे लिंगराज, कोणार्क और जगन्नाथ, तीनों मंदिर इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि यहां से प्रश्न कम से कम 1000 बार पूछा जा चुका होगा। सभी एग्जाम का फेवरेट प्रश्न होते हैं यहां से। चलिए, तो देखिए नागर शैली में, इसके अलावा देखिए मध्य प्रदेश के कौन कौन से मंदिर हैं। मध्य प्रदेश के जो मंदिर हैं जो इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए, एक तो हो गया तिगुआ विष्णु मंदिर, तिगुआ विष्णु मंदिर। इसके अलावा नचना कुठार का मंदिर, नचना कुठार का मंदिर, ठीक है। भूमरा का शिव मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर मध्य प्रदेश का मंदिर है जो नागर शैली में बनाया गया है, ठीक है। इसके अलावा देखिए उत्तर प्रदेश का एग्जाम है, तो उत्तर प्रदेश का एग्जाम है तो बेटा उत्तर प्रदेश के मंदिर निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। तो देखिए नागर शैली के जो मंदिर हैं वो कौन कौन से हैं जो उत्तर प्रदेश में बनाए गए हैं। चलिए, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैं ले भी चुका हूं, जो पिछले प्रैक्टिस सेट रहा है हमारा उसमें पूछ भी चुका हूं कि 10 अवतार मंदिर कहां पर है। चलिए, तो देखिए 10 अवतार मंदिर, 10 अवतार मंदिर है बेटा ललितपुर में। कहां पर है? ललितपुर के देवगढ़ में। और जो ये 10 अवतार मंदिर है ये नागर शैली में बनाया गया है, ठीक है। इसके अलावा आपका है कानपुर का ईंटों का बना हुआ भीतरगांव का मंदिर, कानपुर में ईंटों से निर्मित भीतरगांव का मंदिर। ये 2 मंदिर आप याद रखिएगा, इन सभी पर भारी पड़ने वाले हैं ये उत्तर प्रदेश के 2 मंदिर। एक तो आपका कानपुर का ईंटों से निर्मित भीतरगांव का मंदिर और ललितपुर देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर। क्योंकि बेटा उत्तर प्रदेश का एग्जाम है तो सबसे ज्यादा चांस रहेंगे ये 2 मंदिर जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद बढ़ते हैं। देखिए जो दूसरा है बेटा, देखिए थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर जल्दी करते हैं तो यहां पर हो सकता है ऐसी चीजें जो आपके एग्जाम में पूछ ली जाएं, हम मिस कर जाएंगे। और यदि आप मान लीजिए आपने यहां पर जो चीज समझी है वही चीज आपके एग्जाम में आ गई पर हमसे बन नहीं रही है। मान लीजिए मैंने बताया कि उड़ीसा का मंदिर, तो लिंगराज बताया, पर मैं आपने जो सुना नहीं है वो क्या नहीं सुना, या मैंने बताया नहीं है कि किस शैली में बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपका प्रश्न गलत हो जाएगा एग्जाम में। इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखिएगा और जो बता रहा हूं आप ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है, और देखते चलिएगा। चलिए, तो देखिए मैंने आपको बता दिया नागर शैली के मंदिर, तो जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। जो वल्लभी मंदिर की जो वास्तुकला है वो किस शैली की उपश्रेणी है बेटा? नागर शैली की उपश्रेणी है। तो ऑप्शन यहां पर बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, द्रविड़ शैली के मंदिर कौन कौन से हैं समझिएगा। अब थोड़ा सा जल्दी करूंगा मैं, ठीक है। चलिए, तो द्रविड़ शैली के जो मंदिर हैं, एक तो आपका तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर हो गया, बृहदेश्वर मंदिर, ठीक है, जो कहां पर है? तंजौर में। इसके अलावा मीनाक्षी मंदिर, मीनाक्षी मंदिर और कांचीपुरम मंदिर, ठीक है, कांचीपुरम मंदिर। चलिए, जो बेसर शैली में बना है वो कौन सा है? मैगुती मंदिर, मैगुती मंदिर। चलिए चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। चलिए, एक और प्रश्न है उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान से संबंधित। चलिए, राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की कुल कितनी सीटें हैं? ऑप्शन ए 31 सीटें हैं, 16 सीटें हैं, 18 या 20। ऑप्शन ए यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए, देखिए लोकसभा की सीटें हमको जानना है, इसके अलावा राज्यसभा की सीटें, विधान परिषद की सीटें और विधानसभा की सीटें। चलिए, यहां से प्रश्न बनते हैं। चलिए, तो देखिए उत्तर प्रदेश में यदि आपसे पूछता है कि लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं, तो लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 80 सीटें हैं। राज्यसभा की हमने देखा अभी कितनी सीटें हैं? 31 सीटें। विधान परिषद की हैं कुल 100 सीटें हैं और विधानसभा की सीटें हैं 404, ठीक है। चलिए, अब देखिए प्रश्न यदि आपसे पूछता है कि विधान परिषद भारत के कितने राज्यों में है, विधान परिषद भारत के कितने राज्यों में है, तो नोट कर लीजिएगा कितने राज्यों में है। चलिए, तो विधान परिषद है कुल 6 राज्यों में, ठीक है। एक तो आपका उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया,
ठीक है, उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है, ये दोनों राज्य जुड़े हुए हैं। थोड़ा सा देखिए ट्रिक के साथ में समझेंगे तो अच्छे से समझ जाएंगे इसको। उत्तर प्रदेश और बिहार, ठीक है, दोनों बगल बगल पर हैं, तो यहां पर क्या है, विधान परिषद की सीटें हैं। इसके बाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों सटे हुए हैं, तो तेलंगाना हो गया और आंध्र प्रदेश हो गया, यहां पर भी विधान परिषद की सीटें हैं। कितने हो गए, 4। इसके बाद में कर्नाटक भी आंध्र प्रदेश से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो यहां पर भी है विधान परिषद, और आपका महाराष्ट्र। तो याद रखिएगा कि जो विधान परिषद है वो कुल कितने राज्यों में है, उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक, 6 राज्यों में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कुमायूं हिमालय का सही विवरण है। ऑप्शन ए कह रहा है कि काली और तिस्ता नदियों के बीच स्थित हिमालय। ऑप्शन बी, सिंधु और सतलज नदियों के बीच स्थित हिमालय। ऑप्शन सी, तिस्ता और दिहांग नदियों के बीच स्थित हिमालय, या फिर सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय को कुमायूं हिमालय कहते हैं। चलिए तो देखिए, काली और जो तिस्ता नदियों के बीच हिमालय है उसको बोलते हैं हम नेपाल हिमालय। क्या बोलते हैं, नेपाल, वो है नेपाल हिमालय का भाग। सिंधु और सतलज नदियों के बीच जो हिमालय है उसको बोलते हैं हम पंजाब हिमालय। क्या बोलते हैं, पंजाब हिमालय। तिस्ता और दिहांग नदी के बीच है असम हिमालय। कौन सा हिमालय है, असम हिमालय। और जो सतलज और काली नदियों के बीच हिमालय स्थित है उसको बोलते हैं कुमायूं हिमालय, जिसको हम उत्तराखंड हिमालय भी बोलते हैं, उत्तराखंड, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यदि आपसे पूछता है कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी या फिर भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो याद रखिएगा K2 गॉडविन ऑस्टिन, K2 गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। चलिए, यदि आपसे पूछता है कि फूलों की घाटी किस राज्य में है, फूलों की घाटी किस राज्य में है, तो आपका उत्तर होगा उत्तराखंड में, फूलों की घाटी, ठीक है, फूलों की घाटी। यदि आपसे पूछता है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो आपका उत्तर होगा उत्तराखंड में। जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है वो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि भारत किस दिशा में भूटान के साथ अपनी स्थलीय सीमा साझा करता है। ऑप्शन ए उत्तर हो गया, दक्षिण, पूर्व या फिर पश्चिम में। चलिए तो थोड़ा सा आप मैप के द्वारा हम बना लेते हैं, कुछ अच्छा मैप नहीं बनता है लेकिन फिर भी समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए तो देखिए, ये हो गया आपका उत्तर प्रदेश। भारत की स्थिति का है तो भारत को देखिए कर्क रेखा 2 भागों में बांटती है, एक तो आपका उत्तर भारत हो गया और एक हो गया दक्षिण भारत, ठीक है, दक्षिण भारत। तो ये उत्तर भारत हो गया जो कर्क रेखा के ऊपर है और नीचे वाला होता है दक्षिण भारत। तो जो आपकी भूटान की स्थिति है वो है यहां पर, ठीक है, यहां पर। और ये है आपका उत्तर प्रदेश और बिहार से सटा हुआ नेपाल, ठीक है, नेपाल। तो देखिए ये हो गया उत्तर प्रदेश, जो उत्तर भारत हो गया। तो जो भूटान की स्थिति होगी वो कहां पर होगी, उत्तर में। तो ऑप्शन ए यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा कि भारत उत्तर दिशा में भूटान के साथ में अपनी स्थलीय सीमा साझा करता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का बृहत्तम उद्योग निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन ए कह रहा है चमड़ा उद्योग है, ऑप्शन बी कांच और चूड़ियां, सी कह रहा है चिकनकारी कढ़ाई और हथकरघा उद्योग। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। देखिए हथकरघा उद्योग कहां कहां पर है समझिए। एक तो देखिए आजमगढ़ हो गया आपका, आजमगढ़, वाराणसी, ठीक है, मेरठ हो गया, ठीक है, अलीगढ़ हो गया, ठीक है, बरेली हो गया, लखनऊ, यहां पर यह उद्योग व्यापक रूप से चलता है। चलिए चिकनकारी कढ़ाई लखनऊ, ठीक है, जो चिकनकारी कढ़ाई है वो कहां की फेमस है, लखनऊ की। कानपुर, तो फिरोजाबाद की हैं प्रसिद्ध चूड़ियां, ठीक है, चूड़ियों का उद्योग कहां का फेमस है, फिरोजाबाद। चमड़ा उद्योग, तो देखिए चमड़ा उद्योग के लिए जाना जाता है, कानपुर हो गया, ठीक है, आगरा हो गया और
उन्नाव, कानपुर, आगरा और उन्नाव। इसके अलावा यदि आपसे पूछता है कि ताला नगरी किसको कहा जाता है, ताला बनाने का उद्योग कहां पर प्रचलित है, अलीगढ़, ठीक है, अलीगढ़, ठीक है। इसके अलावा देखिए पूछता है कि मुरादाबाद, तो मुरादाबाद का जो फेमस है वो है पीतल, पीतल के बर्तन, ठीक है। जौनपुर, कालीन उद्योग कहां पर है, कालीन उद्योग प्रचलित कहां का है, जौनपुर का। तो ये सभी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। काफी लंबा प्रश्न है दोस्तों, स्क्रीन पर ही नहीं आ रहा। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शहर व्यापक धर्म और संस्कृति का एक बड़ा केंद्र था और गुप्त साम्राज्य की दूसरी राजधानी बन गया। चलिए तो ऑप्शन ए कह रहा है कि बनारस, उज्जैन, पाटलिपुत्र या फिर कौशाम्बी। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, उज्जैन। उज्जैन था जो वो गुप्त काल की दूसरी राजधानी बना था, ठीक है, जो धर्म, व्यापार और संस्कृति का एक बड़ा केंद्र रहा है। चलिए तो ऑप्शन बी यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। उज्जैन कहां पर है, मध्य प्रदेश में है, महाकाल की नगरी कहा जाता है, ठीक है। चलिए देखिए इसके बाद पाटलिपुत्र की यदि आपसे पूछता है कि किन नदियों के किनारे है पाटलिपुत्र था, तो पाटलिपुत्र की स्थापना देखिए गंगा और सोन नदी के किनारे की गई थी, ठीक है, गंगा और सोन नदी के किनारे की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, तो देखिए पाटलिपुत्र शहर की स्थापना उदयन के द्वारा, मैंने आपको बताया भी था, ठीक है, उदयन के द्वारा। उदयन हर्यंक वंश का शासक था, ठीक है, हर्यंक वंश का शासक था कौन, उदयन। उदयन ने पहले राजधानी किसको बनाया था, राजगृह को, और इसके बाद में उसने पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की थी, पटना के निकट माना जाता था इसको, ठीक है। पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने की थी, उदयन ने की थी, ठीक है। और यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र को सबसे पहले राजधानी किसने बनाया, तो भाई जिसने स्थापना की होगी उसने ने बनाया होगा ना, तो उदयन ने। चलिए अगला प्रश्न, पर्णपाती वन किस प्रकार के वृक्षों से भरे हुए हैं, ऑप्शन ए बांस से, ओक, पाम या देवदार। प्रश्न पूछने का मतलब है कि पर्णपाती वनों में सबसे ज्यादा वृक्ष किसके पाए जाते हैं, ओक के पाए जाते हैं, बांस के पाए जाते हैं, मोम के, या फिर देवदार के, पोम के, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा, ओक के वृक्ष, जो पर्णपाती वन है जिनको हम पतझड़ वन भी बोलते हैं, ठीक है, पतझड़ वन। पतझड़ वन में सबसे ज्यादा जो वृक्ष पाए जाते हैं वो किसके, ओक के वृक्ष पाए जाते हैं। अब देखिए यहां से प्रश्न कैसे पूछ सकता है आपसे, चलिए तो देखिए पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कौन से वन पाए जाते हैं, तो उत्तर प्रदेश में जो वन पाए जाते हैं वो है शुष्क पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन, ठीक है, शुष्क पर्णपाती वन। चलिए भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय आपको बताना है कि कितने घंटा से आगे है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा प्रश्न हमारा डिस्टर्ब है, चलिए मैं आपको बता देता हूं। पूछा गया है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच रेखा, ठीक है, ग्रीनविच रेखा जो भारतीय मानक समय रेखा है जिस पर आधारित है आपका हमारा समय, ठीक है, भारत का समय। तो भारतीय मानक समय रेखा से ग्रीनविच रेखा या फिर जिसको हम ग्रीनविच माध्य बोल सकते हैं से समय कितने आगे है। चलिए तो ऑप्शन ए है, यहां कह रहा है 2 घंटे, 3 घंटे 45 मिनट, 7 घंटे 15 मिनट और फिर 5 घंटे 30 मिनट। चलिए तो ऑप्शन डी यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा कि जो ग्रीनविच रेखा है वो भारतीय समय रेखा से 5 घंटे पीछे है, ठीक है। देखिए थोड़ा सा आपको मैं यहां पर ग्लोब पर समझा रहा हूं, यदि आपने पिछले प्रैक्टिस सेट देखे हैं तो एक दिन मैंने पूरा विवरण से समझाया था इसको, तो यदि नहीं देखा है अभी तक तो आप जो पिछले प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं उनको आप जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि अभी तक देखिए लगभग हमने 7-8 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं जीके से संबंधित। मैं टॉपिक बाय टॉपिक कवर कर रहा हूं। यदि आज मैंने मान लीजिए
आपका संविधान से संबंधित ज़्यादा प्रश्न लिए, तो कल मैं आपके हिस्ट्री से ज़्यादा प्रश्न लेता हूँ, ताकि आपका एग्जाम के समय तक सभी आपके जितने भी टॉपिक आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सभी कंप्लीट करवा सकूं मैं। ठीक है, जीके से संबंधित और हिंदी के साथ में हिंदी के भी प्रैक्टिस सेट चलाए जा रहे हैं। तो जाइएगा चैनल को, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सभी प्रैक्टिस सेट को देख मारिएगा। ठीक है, चलिए तो यहां पर समझते हैं, जो बेटा आड़ी जो रेखाएं होती हैं ग्लोब पर उसको बोलते हैं हम अक्षांश रेखाएं, और जो खड़ी रेखाएं होती हैं उनको बोलते हैं हम देशांतर रेखा। जो मध्य की देशांतर रेखा होती है इसको बोलते हैं हम ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा। ठीक है, और जो 82.5 डिग्री की रेखा जो होती है देशांतर रेखा उसको बोलते हैं हम भारतीय मानक समय रेखा। ठीक है, तो कह रहा है कि जो भारतीय मानक समय रेखा है वो ग्रीनविच रेखा से कितने समय आगे है, तो 5.5 घंटा आगे है। ऑप्शन डी हमारा यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अब आपसे जो प्रश्न मैं पूछ रहा हूं इसका आंसर कीजिएगा कि जो भारतीय समय रेखा है वो उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर गुजरती है, कमेंट में डाल दीजिएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रसिद्ध उपन्यास दुर्गेश नंदिनी किसने लिखा था? ऑप्शन ए कह रहा है रविंद्रनाथ टैगोर ने, बी कह रहा है भैया ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, सी कह रहा है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, और डी कह रहा है बंकिम चंद्र चटर्जी। तो देखिए रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कौन सा नाटक लिखा गया है और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा कौन सी रचनाएं लिखी गई हैं। ठीक है, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा कौन कौन सी रचनाएं लिखी गई हैं, इसको सभी को समझेंगे हम। ठीक है, चलिए तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो लिखी गई है वो है एक आपका गीतांजलि। ठीक है, इनके द्वारा देखिए जनगण मन भी लिखा गया है जो आपका राष्ट्रगान है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात करते हैं तो इनकी रचना है शकुंतला। ठीक है, शरद चट्टोपाध्याय की रचना है कौन कौन सी? एक तो देवदास आपने मूवी देखा होगा। ठीक है, श्रीकांता ये रचना है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की। बंकिम चंद्र चटर्जी की कौन सी है? एक तो है देखिए आनंद मठ जो एक उपन्यास है। ठीक है, और जो दूसरा है वो कौन सा है? दुर्गेश नंदिनी। तो ऑप्शन डी यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की एक जीवनी है, चलिए जीवनी जो विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, आवारा मसीहा जो बहुत ज्यादा पूछी जाती है, हिंदी में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि भारत में प्रसिद्ध गोल गुंबद कहां स्थित है? ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़, औरंगाबाद, अजमेर और बीजापुर। चित्तौड़गढ़ कहां पर है? राजस्थान। चित्तौड़गढ़ का किला कहां पर है? राजस्थान में है। औरंगाबाद से प्रश्न बनेंगे एलोरा और अजंता। पूछता है आपसे कि अजंता और एलोरा की गुफाएं कहां पर है? तो औरंगाबाद महाराष्ट्र। ठीक है, अजमेर दरगाह शरीफ कहां पर है? अजमेर में है। बीजापुर, तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। जो गोल गुंबद है वो भारत में कहां पर है? बीजापुर में। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि चट्टान या धातु के बड़े टुकड़े हैं जो ज्यादातर मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो मंगल और बृहस्पति के बीच में सूर्य की परिक्रमा कौन करता है? ऑप्शन सी क्षुद्र ग्रह। तो ऑप्शन सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। बौने ग्रह, देखिए बौने ग्रह वर्तमान में कितने हैं? इनकी संख्या 5 है। एक तो है आपका यम, सीरीज, ठीक है, एरिस हो गया, एरिस, माके और हाउमेया। ठीक है, ये 5 बौने उपग्रह हैं। सबसे छोटे बौना उपग्रह की बात करते हैं तो वो है सीरीज, और सबसे बड़ा बौना उपग्रह है एरिस, सबसे बड़ा। ठीक है, उपग्रह सबसे बड़ा उपग्रह है बेटा, सबसे बड़ा उपग्रह किसका है? बृहस्पति का, जिसका नाम है गैनीमेड। सबसे छोटा उपग्रह है मंगल का,
डीमोस। ठीक है, याद रखिएगा। धूमकेतु क्या होता है? धूमकेतु गैस और धूल के क्या होते हैं? गोले होते हैं। चलिए, तो जो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न। महानदी बेसिन का विस्तार किस राज्य में नहीं है? महानदी बेसिन, ऑप्शन ए कह रहा है उड़ीसा में, झारखंड में नहीं है, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो महानदी बेसिन, बेसिन समझते हैं क्या होता है? नदियों का आसपास का क्षेत्र। नदियों के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है? बेसिन। ठीक है, तो कह रहा है कि महानदी बेसिन का विस्तार किस राज्य में नहीं है, तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। जो महानदी है इसका उद्गम कहां से होता है? छत्तीसगढ़ के रायपुर के पास क्या है? छत्तीसगढ़ का जो रायपुर है, छत्तीसगढ़ का रायपुर के पास है धमतरी जिला, धमतरी। ठीक है, धमतरी जिला में है सिहावा। याद रखिएगा, पूछा जाता है देखिए इतने सारे नाम क्यों बता रहा हूं? इसका कारण है कि आपसे धमतरी भी पूछ सकता है, रायपुर दे के भी पूछ सकता है, और छत्तीसगढ़ भी नाम दे सकता है कि महानदी का उद्गम कहां से होता है। तो सभी नाम बताना जरूरी है बेटा। ठीक है, तो रायपुर के पास में है धमतरी जिला, और धमतरी जिला में क्या है? सिहावा नाम का पर्वत। सिहावा नाम के पर्वत से निकलती है आपकी महानदी। ठीक है, महानदी। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए, महानदी से कौन कौन से पॉइंट हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, समझिएगा। देखिए, यदि आपसे पूछता है कि उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, वो है महानदी। आपसे पूछता है कि उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो उड़ीसा का शोक कहा जाता है महानदी को। ठीक है, महानदी पर कौन कौन से बांध बने हैं इसको भी समझ लीजिएगा। एक तो है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध बेटा भारत का सबसे लंबा बांध है। हीराकुंड बांध जो महानदी पर बना हुआ है, भारत का सबसे लंबा बांध है। इसके अलावा है रुद्री बांध, रुद्री बांध और गंगरेल बांध। ये 3 बांध हैं किस पर? महानदी पर। यदि आपसे पूछता है कि छत्तीसगढ़ की गंगा, तो आप कहेंगे सर छत्तीसगढ़ की गंगा किसको कहा जाता है? महानदी को। ठीक है, जो आपकी महानदी है, ये देखिए प्रायद्वीप भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। प्रायद्वीपी भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। पहली जो सबसे बड़ी नदी है प्रायद्वीप भारत की, वो है गोदावरी, जिसको हम बूढ़ी गंगा या फिर दक्षिण गंगा या फिर क्या बोलते हैं, अगला नाम बताइएगा आप। ठीक है, दूसरी जो बड़ी नदी है वो है कृष्णा नदी, और जो तीसरी प्रायद्वीप भारत की नदी है सबसे बड़ी, वो है महानदी। ठीक है, तो उद्गम तो होता है सिहावा से। ठीक है, जो सिहावा पर्वत श्रेणी है उससे महानदी का उद्गम होता है, और अंत कहां पर होता है? बंगाल की खाड़ी में। चलिए, समझ में जरूर आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आया है तो कमेंट करके बताइएगा, अगला प्रैक्टिस सेट आपका ही रहेगा। ठीक है, जो भी आपकी समस्या रहेगी मेरा कर्तव्य है उस समस्या का निवारण करना। ठीक है, पढ़ाई से संबंधित समस्या की बात कर रहा हूं। चलिए, बाकी आपकी बहुत सारी समस्याएं रही होंगी। चलिए, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे यूनानी लेखकों ने आमित्र घात की उपाधि दी थी? ऑप्शन ए कह रहा है कि सेलुकस निकेटर, अलेक्जेंडर, चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार। तो सेलुकस निकेटर कौन था समझिएगा। सेलुकस निकेटर था सिकंदर का सेनापति, जिसका युद्ध हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में। ठीक है, और विजय किसकी हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य की हुई थी। सिकंदर को पराजित कर दिया था। इसी के अनुसार सिकंदर ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में संधि शर्तों को लागू किया था। ठीक है, संधि शर्त के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य को एक तो अपनी बेटी ब्याह दी थी इसने। ठीक है, किसने? सिकंदर ने। और देखिए, इसके अलावा काबुल, कांधार और हेरात और मकरान 4 प्रांत दिए थे किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। यह याद रखना है आपको। देखिए, सिकंदर के द्वारा इसके अलावा देखिए कैसा प्रश्न बनता है। प्रश्न बनता है कि देखिए सिकंदर का राजदूत कौन था? सिकंदर का राजदूत था मेगस्थनीज, जो चंद्रगुप्त के दरबार में, किसके दरबार में आया था?
चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जो सबसे ज्यादा फेमस है, इंडिका। पूछा जाता है यह प्रश्न कि मेगास्थनीज के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई, इंडिका, जिसमें भारत का विवरण वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए तो देखिए, सेल्यूकस निकेटर कंप्लीट, चंद्रगुप्त मौर्य भी। बिंदुसार, बिंदुसार को कौन सी उपाधि दी गई थी, आमित्र घात की उपाधि दी गई थी। ठीक है, आमित्र घात का मतलब होता है शत्रुनाशक, शत्रुओं का नाश करने वाला। जो बिंदुसार हुए वो कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी थे, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा एक और पॉइंट जो आपके लिए मैं नया ऐड कर रहा हूं, जो मैंने अभी तक बताए हैं यहां पर, ये मैं आप जो पिछले प्रैक्टिस सेट हुए हैं मैं बार बार आपको बताता हूं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो अभी मैंने नए भी ऐड किए हैं और साथ में कुछ पुराने भी हैं। ठीक है, मेरा मतलब है कि प्रतिदिन मैं कुछ ना कुछ आपको नया दूं यहां पर। चलिए, तो आज जो नया है वो है कि पूछा जाता है कि मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी कौन हुआ। तो मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी हुआ डाइमेकस, माना जाता है। ठीक है, डाइमेकस कौन हुआ, डाइमेकस हुआ, यह प्रश्न बनता है। ठीक है, चलिए, डाइमेकस जो था वो बिंदुसार के दरबार में रहता था, याद रखिएगा। चलिए चलिए, एक्सरे की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए कह रहा है कि अर्नेस्ट रदरफोर्ड, जेम्स चैडविक, जे थॉमसन और डब्ल्यू.सी. रोंटगेन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए, रदरफोर्ड, रदरफोर्ड के द्वारा प्रोटॉन की खोज की गई थी। ठीक है, प्रोटॉन। चैडविक, तो थॉमसन की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी, और चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की गई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार उड़ीसा में नृत्य और रेत कला से संबंधित है। ऑप्शन ए कह रहा है कोणार्क उत्सव, पुष्कर मेला, थ्रिशूर पूरम और हॉर्नबिल महोत्सव। चलिए, तो ऑप्शन ए हमारा यहां पर सही आंसर हो जाएगा, कोणार्क उत्सव। अब देखिए यहां से प्रश्न समझते हैं, हॉर्नबिल महोत्सव की बात करते हैं तो हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है नागालैंड। ठीक है, कहां मनाया जाता है, नागालैंड में मनाया जाता है। कोणार्क उत्सव उड़ीसा के, देखिए उड़ीसा की मैंने आपको बताया था कि जो नागर शैली है, नागर शैली में जो मंदिर बताए थे वो सभी इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। एक तो आपका लिंगराज मंदिर हो गया, दूसरा जगन्नाथ मंदिर हो गया, तीसरा कोणार्क मंदिर हो गया, जो नागर शैली में बने हुए थे। ठीक है, चलिए देखिए उड़ीसा, तो उड़ीसा में बेटा उड़ीसा से संबंधित जो उत्सव है वो कौन सा है, नुआखाई महोत्सव, नुआखाई महोत्सव। देखिए रेत कला की बात की गई है, तो देखिए अंतरराष्ट्रीय रेत कला महोत्सव पूछता है कि कहां पर मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय रेत कला महोत्सव कहां पर मनाया जाता है, तो उड़ीसा में मनाया जाता है। ठीक है, और नुआखाई महोत्सव, नुआखाई महोत्सव और अंतरराष्ट्रीय रेत कला महोत्सव उड़ीसा से संबंधित है। ठीक है, यदि आपसे पूछता है कि अंबुबाची मेला, अंबुबाची मेला कहां पर लगता है, तो अंबुबाची मेला कहां पर लगता है, आप कहेंगे सर असम में। ठीक है, चलिए असम से संबंधित है। देखिए कामाख्या देवी मंदिर, कामाख्या देवी मंदिर जो प्रचलित है कहां पर है, असम में है। देखिए यदि आपसे पूछता है कि बुध कामा, बुध कामा, बुध कामा, बुध नहीं, यहां पर बुध कामा है। ठीक है, याद रखिएगा। बुध कामा महोत्सव कहां पर मनाया जाता है, तेलंगाना में मनाया जाता है। आपसे पूछा जाता है कि ओणम महोत्सव कहां पर मनाया जाता है, तो ओणम महोत्सव मनाया जाता है केरल में। ठीक है, केरल में। पोंगल, पोंगल कहां मनाया जाता है, पोंगल संबंधित है किससे, तमिलनाडु से। दुर्गा पूजा कहां से संबंधित है, दुर्गा पूजा संबंधित है पश्चिम बंगाल से। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए दुर्गा पूजा की बात की है तो मुझे देखिए, यदि आपसे पूछता है कि छठ पूजा कहां का त्यौहार है, तो छठ पूजा बिहार से संबंधित त्यौहार है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है और परीक्षाओं से संबंधित है, परीक्षाओं में यही प्रश्न बनते हैं, कोई अलग से नहीं पूछा जाएगा आपसे प्रश्न। बेटा कोर्स के बाहर तो जाएंगे नहीं प्रश्न, कोर्स के अंदर ही रहेंगे। तो जो भी आपके लिए जरूरी है, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, वही चीजें बता रहा हूं मैं। चलिए चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि एशियाई शेर कहां पाए जाते हैं। ऑप्शन ए केरल में, पश्चिम बंगाल, गुजरात और तमिलनाडु। चलिए
तो देखिए गुजरात में है गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान में किसका संरक्षण किया जाता है? एशियाई शेरों का। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। देखिए केरल में संबंध है। देखिए केरल से संबंधित कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? एक तो है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, शांत घाटी, ठीक है, शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। इसके अलावा देखिए एर्नाकुलम राष्ट्रीय उद्यान। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल से संबंधित है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। इसके अलावा देखिए जल्दापारा कहां से संबंधित है? पश्चिम बंगाल से। तमिलनाडु के हैं अन्नामुदी राष्ट्रीय उद्यान हो गया, अन्नामदाई राष्ट्रीय उद्यान हो गया, ठीक है, ये कहां से संबंधित है? तमिलनाडु से। इसके अलावा देखिए मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान भी आपका तमिलनाडु से संबंधित है। चलिए देखिए एक और यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, यदि आपसे पूछता है कि घुड़घर वन्यजीव अभयारण्य कहां पर है? तो घुड़घर कहां पर है? गुजरात में है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सम्राट ने सांची में स्तूप का निर्माण करवाया था? ऑप्शन ए बिंदुसार, कुमारगुप्त, कनिष्क ने या फिर अशोक ने। तो देखिए अशोक के द्वारा लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया गया था। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, कनिष्क के द्वारा सांची का स्तूप का निर्माण करवाया गया था, ठीक है। कनिष्क की बात करते हैं तो देखिए कनिष्क किस वंश से संबंधित था? कुषाण वंश से संबंधित था, ठीक है। कनिष्क के राजकवि का नाम क्या था? तो कनिष्क के राजकवि कौन हुए? अश्वघोष हुए, ठीक है, अश्वघोष हुए। यदि आपसे पूछता है कि कनिष्क के राजवैद्य कौन थे, तो कनिष्क के राजवैद्य कौन हुए? चरक हुए, जिनके द्वारा चरक संहिता लिखी गई है, ठीक है। कुमारगुप्त, तो कुमारगुप्त प्रथम यदि आपसे पूछता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा की गई थी, ठीक है। यदि आपसे पूछता है कि सुदर्शन झील की मरम्मत किसके द्वारा करवाई गई थी? तो सुदर्शन झील की मरम्मत स्कंदगुप्त के द्वारा करवाई गई थी, याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए सुदर्शन झील की ये दूसरी बार है, स्कंदगुप्त ने दूसरी बार मरम्मत करवाई थी सुदर्शन झील की। इसके पहले रुद्रदामन ने, ठीक है, इसके पहले किसने करवाई थी? रुद्रदामन के द्वारा सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई गई थी। चलिए बिंदुसार आमित्र घात, जैसा कि मैंने बताया कि इनको कौन सी उपाधि दी गई थी? आमित्र घात की उपाधि दी गई थी। डाइमेकस इनके दरबार में आया था, ठीक है। मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी कौन था? डाइमेकस था। चलिए तो चलिए दोस्तों, आज का ये प्रैक्टिस सेट हमारा खत्म हो चुका है। सभी प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिए हैं, और जहां पर भी आपको लग रहा है कि चीजें आपको समझ में नहीं आई हैं तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और आज का ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। कितने प्रश्न आपने यहां पर सॉल्व किए हैं ये भी बताइएगा। यदि आप चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।